Hello everyone, I am सुमन किरो और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आपको पता है कि हमारी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और इसीलिए मैं भी बहुत अधिक व्यस्त हो गया हूँ और इसीलिए मैं बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। लेकिन आज के बाद मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल हमारे इस चैनल में आपके लिए उपलब्ध कराने के लिए। ओके, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये 11वां क्लास के साइंस के विद्यार्थियों के लिए है। मुझे पता है कि कोविड-19 के चलते आपकी कक्षाएं नहीं हो पाई 10th क्लास की और आपका रिज़ल्ट 9th क्लास के आपके परफॉर्मेंस के आधार पर तैयार किया गया। जो भी हो, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ साइंस सब्जेक्ट लेने के लिए। आप उन लाखों में से हैं जिन्होंने साइंस को अपना करियर बनाया है। ओके, तो हम लोग इसलिए एक एक चीज़ को हम स्पष्ट तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? व्हाट इज केमिस्ट्री? You see, chemistry is that branch of science which deals with the study of composition, structure, properties and different interaction of matter. ये किसी पदार्थ का संगठन, उसकी संरचना, उसके गुण और उनके बीच जो परस्पर क्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, उन्हीं का हम अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री में। तो इसको आप बोल सकते हैं केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of कंपोजिशन, ठीक है, बनावट, रासायनिक संगठन, ओके, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड different interactions of matter। ओके, तो ये विज्ञान की वह शाखा है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, मतलब इसका क्या केमिकल कंपोजिशन है, इसमें कौन कौन से तत्व हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सोडियम है, कौन कौन से तत्व उस पदार्थ में उपस्थित हैं। फिर स्ट्रक्चर, ये किस प्रकार से उस पदार्थ में व्यवस्थित हैं। प्रॉपर्टीज़ में हम दो प्रकार के प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। एंड डिफरेंट इंटरैक्शंस ऑफ मैटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, 10th क्लास में पढ़े हो, संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, उपचयन, अपचयन, रिडॉक्स अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ओके, कई प्रकार के रिएक्शंस आप पढ़े हैं, तो उन्हें विभिन्न प्रकार के रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। मैटर जानते हो, मैटर इज समथिंग, एनीथिंग विच
occupies space, has the mass of its own and can be experienced by our sense organs. ओके, पदार्थ वह होता है जिसका अपना द्रव्यमान होता है, ये जो स्थान घेरती है और जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं. ओके, अब केमिस्ट्री की दो मुख्य शाखाएं हैं. ओके, केमिस्ट्री हैज़ टू ब्रॉड ब्रांचेस. ओके, इनऑर्गेनिक and organic chemistry. Inorganic chemistry and organic chemistry. तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है. ओके, क्या क्या रूल्स हैं उनके नामों को लिखने का. फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, अटैकिंग रिएजेंट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. ओके, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अब जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Organic chemistry is that branch of chemistry which studies organic compounds. Organic compounds. Okay, it studies organic compounds, means it studies the composition, structure, properties and interactions of organic compounds. Now the question arises, what are organic compounds? What are organic compounds? Compounds. Okay, there are many understandings of organic compounds. Earlier it was thought or it was believed that these are the compounds which are synthesized in a living organism. These are synthesized in a living organism, means in plants and animals through a vital force. Okay, so organic compounds are understood as the compounds obtained from ओके, स्याही खत्म हो गया लगता है. obtained from plants and animals. ओके, ये शुरू में ऐसा मानना था कि ये वैसे यौगिक होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से प्राप्त किए जाते हैं. ओके, सन 1928 में एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक वोलर. उन्होंने क्या किया, सबसे पहले यूरिया सिंथेसाइज किया. ठीक है, यूरिया सिंथेसाइज किया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से. ठीक है, लैब के बाहर बनाया. क्या से बनाया, इन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया. ठीक है, अमोनियम साइनेट NH4OCN. अमोनियम साइनेट को इन्होंने इवापोरेट होने दिया, वाष्पीकरण होने दिया. तो ये अमोनियम साइनेट बदल गया यूरिया में. और ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को खारिज कर दिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर बनते हैं, सिंथेसाइज्ड होते हैं. वोलर ने इसे प्लांट्स और एनिमल्स के बाहर लैब में बना करके दिखाया कि इसे मनुष्य बना सकते हैं आउटसाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया,
ये सिल्वर साइनेट को पहले अभिक्रिया कराया अमोनियम क्लोराइड से, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड से। तो अमोनियम क्लोराइड और सिल्वर साइनेट के बीच, ठीक है, ये अमोनियम साइनेट, ये है सिल्वर साइनेट। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हुई और बन गया, ठीक है, NH4OCl प्लस AgCl, सिल्वर क्लोराइड बना। फिर इसको उन्होंने इवापोरेट होने दिया तो बन गया यूरिया। तो ओके, यूरिया। तो यूरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वॉज सिंथेसाइज्ड आउटसाइड प्लांट और एनिमल बॉडी। ओके, तो इसी के बाद से ये वैज्ञानिकों ने सोचा समझा, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एनिमल और प्लांट्स के शरीर के बाहर भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। और उसके बाद से अब तक करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये था फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। ओके, अभी का अंडरस्टैंडिंग क्या है? अभी का अंडरस्टैंडिंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अल्केन्स, ओके, हाइड्रोकार्बन्स, एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स 10th क्लास में आप पढ़े हैं, आपका था हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और उनके व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स आप लोग पढ़े हैं 10th क्लास में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन, ये वैसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन केवल होता है। ये सब 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। ओके, डेरिवेटिव्स मतलब जैसे अल्केन फैमिली का पहला सदस्य होता है मीथेन। तो मीथेन से हम मीथेन का बहुत सारा डेरिवेटिव हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यहाँ के एक हाइड्रोजन के स्थान पर कोई अन्य ग्रुप होगा तो वो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। जैसे अगर एक हाइड्रोजन के जगह में OH ग्रुप हो जाएगा तो ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। अगर OH के जगह में NH2 होगा तो मिथाइल अमीन है, मिथिल अमीन या मिथाइल अमीन, दोनों ही उच्चारण एक्सेप्टेड हैं। ओके, अगर CH4 के एक हाइड्रोजन के स्थान पर NO2 है तो हो जाएगा नाइट्रोमीथेन। ओके, ऐसे ही अगर एक हाइड्रोजन की जगह में साइनाइड ग्रुप है तो ये हो जाएगा सायानोमीथेन या मिथाइल सायानोमीथेन। ओके, ऐसे ही बहुत सारे डेरिवेटिव्स, ठीक है, बहुत सारे इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर यहाँ पर हाइलोजन होगा, है ना, हाइलोजन X से डिनोट करते हैं इन जनरल, हाइलोजन ग्रुप 17 एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड्स या हाइलोअल्केन्स बोलते हैं। तो ये तो कुछ उदाहरण आपको हम ये दर्शाने के लिए बता रहे हैं कि डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ओके, सो organic compounds are understood as hydrocarbons and their different derivatives. Okay, ठीक। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, organic compounds are compounds of carbon with हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
यही 3 मेन एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, हाइलोजन, यही 3-4 एलिमेंट हैं। इन्हीं का कंपाउंड कार्बन का इन्हीं के साथ बनाया गया कंपाउंड होता है। इसमें कुछ मात्रा में जैसे थायोसाइनेट, ओके, वो सब में सल्फर होता है कुछ मात्रा में। तो मेनली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइलोजन। ओके, तो ये तो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिफरेंट आइडियाज। कैसे, है ना, पहले समझा जाता था कि ये सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर बनते हैं बाय ए वाइटल फोर्स, और वो वाइटल फोर्स एनिमल्स और प्लांट्स के बाहर नहीं होता है, इसलिए ये नहीं बनते। ओके, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सिंथेसाइज किया गया वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से किया गया। ठीक है, अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है, कार्बन के कंपाउंड्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत अधिक संख्या में है। ठीक है, अब तक 118 तत्व ज्ञात हैं। 117 तत्व कुल मिलाकर जितना कंपाउंड नहीं बनाते हैं उससे कई गुना कंपाउंड्स कार्बन के होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? ओके, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ मैं याद दिलाऊंगा आपको। ठीक है, याद दिलाऊंगा। कार्बन फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। वाई? इसका दो कारण है। ड्यू टू पहला है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। दूसरा कारण है काइटिनेशन, कार्बन की चतुसंयोजकता और श्रृंखलन। ओके, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एंड काइटिनेशन। ओके, अब ये टेट्रावैलेंसी क्या होता है, दोनों को एक एक करके हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, साधारण टेट्रा मतलब 4 होता है, वैलेंसी आप जानते हैं, संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तो टेट्रावैलेंसी, कार्बन का टेट्रावैलेंसी वह प्रॉपर्टी होता है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑलवेज फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स विथ covalent bonds in its compounds. Okay, so it is the property of carbon by virtue of which it always forms 4 covalent bonds in its compounds. तो कोई भी कंपाउंड हो, कार्बन का बॉन्ड हमेशा 4 होता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा जब आप फॉर्मूला लिखते हैं या स्ट्रक्चर लिखते हैं। ओके, और ये कंपाउंड ये बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड वैसा बॉन्ड को बोलते हैं जो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से बनता है। द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द बॉन्डिंग एटम्स। ओके, अब सवाल पैदा होता है कि क्यों कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है, आयनिक बॉन्ड क्यों बनाता है, क्यों नहीं बनाता है? आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4। ठीक है, अभी के लिए मैं ये इसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको
इसी से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। बाद में हम इसको लिखेंगे, है ना, बाद में हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p2, ठीक है, 2p2। ये CBSE ICSE बोर्ड वाले इसको पढ़े होंगे, झारखंड बोर्ड में ये नहीं है, हटा दिया है, इसलिए हम ये 9th क्लास वाला कॉन्सेप्ट से ही इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाता है कि इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। ये 2 प्रकार से अपना अष्टक पूरा कर सकता है, या ये 2 प्रकार से निकटतम नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकता है। ओके, तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपना नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करना होगा, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन त्याग होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज बनता है, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज बनता है जितना बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उसको निकटतम नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए उसको जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करने की आवश्यकता है उतना ही त्याग करेगा अंदाजी में। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम के जैसा हो जाता है। अब दूसरा उपाय क्या है कार्बन के पास? कार्बन के पास दूसरा उपाय ये है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, और तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके पास 4 नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और वैसी स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा हो जाएगा। अब वास्तविकता ये है कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके C4+ में बदलना, या 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके C4- में बदलना एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। और इसीलिए कार्बन क्या करता है, अपना अष्टक पूरा करता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। ओके, तो इसी तथ्य को इसके आगे इधर लिख सकते हैं, इट इज एनर्जेटिकली impossible, not possible for carbon to lose 4 electrons and become C4+, or to gain or accept 4 electrons and become C4-. Okay, therefore it completes its octet and achieves nearest noble gas electronic configuration, okay, octet, by sharing of electrons with the bonding atoms, okay, with the bonding atoms। ठीक है, चलिए इसको आप लिखते रहिए, तब तक हम स्याही डाल लेते हैं। ओके, इस कॉन्सेप्ट को आप लिखते रहिए। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। ये सबको याद रटना नहीं है, ये सबको समझना है, ठीक है, समझना है। तो समझ जाएंगे तो आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम आपको पता है फर्स्ट टर्म जो जैक लेगी वो जनवरी 1st वीक में होगी। 10th और 12th का
दिसंबर फर्स्ट वीक में हो रहा है, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि 9th और 11th का फर्स्ट टर्म होगा जनवरी फर्स्ट वीक से शुरू हो सकता है, और ये 40 नंबर का होगा। ठीक है, 40 नंबर का होगा, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ाई करेंगे। ओके, तो मैं बाद में आपके लिए कुछ क्वेश्चन बैंक भी बना दूंगा। ओके, ठीक है, मैंने स्याही भर लिया है, अब देखता हूँ सही लिखता है कि नहीं। ओके, so it is energetically not possible for carbon to lose 4 electrons and become C4 plus, or to gain 4 electrons and become C4 minus. Therefore, it completes its octet by sharing of electrons with the bonding atoms. और इसीलिए ये अपना इसलिए ये इनके कंपाउंड्स में कार्बन का बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और हमेशा 4 बॉन्ड होता है। इसी को बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन के टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, ओके, तो आपको पता है इफ देर इज शेयरिंग ऑफ if there is sharing of 1 electron each between the bonding atoms, तब बनता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। ओके, इफ है ना, ये होता है अल्केन में, है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ओके, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये सब बन सकता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तब। ओके, इफ देर इज शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच, तब जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो डबल बॉन्ड, है ना, ये अल्कीन्स में होता है, या ओके, अल्कीन्स में होता है, या साइनेट में भी होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N होता है साइनेट में। ओके, इफ देर इज शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच बिटवीन द बॉन्डिंग एटम्स, देन the covalent bond that is formed is triple bond. ओके, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो इसी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ओके, ऐसा ही ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ओके, ठीक है, ठीक, तो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन में इतना आइडिया रखना है। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते कार्बन के कंपाउंड्स की संख्या बहुत अधिक होती है, काइटिनेशन। ओके, काइटिनेशन होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ ईच अदर। ठीक है, ये किसी तत्व के परमाणुओं के बीच स्वयं के साथ बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है। ओके, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट to form chemical bonds। और ये प्रॉपर्टी कार्बन के पास बहुत अधिक होता है। ओके, दिस प्रॉपर्टी is very much pronounced, okay, very much found in carbon,
very much found in carbon. Hence, it forms, okay, मतलब कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है. Hence, it forms, okay, linear chains of different lengths. Okay, linear chains. ये आप 10th क्लास में बहुत लोग पढ़े हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, इसीलिए ये सबको भी मैं पहले शुरू में ही बता रहा हूँ. लीनियर चेन्स है ना, तो इसमें क्या होगा, लीनियर चेन होगा, कार्बन चेन, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति. ओके, लीनियर चेन्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स. ओके, डिफरेंट लेंथ्स. लीनियर चेन के अलावे ये बना सकता है ब्रांच्ड चेन्स, ब्रांच्ड चेन्स. ओके, ब्रांच चेन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड लेंथ्स. ठीक है, यहाँ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और इधर भी कार्बन हो सकता है, तो ब्रांच चेन हो गया. ठीक है, तो जितना भी है इधर भी कार्बन हो सकता है. ओके, केवल ध्यान यही दिया जाता है कि कार्बन का बॉन्ड हमेशा 4 होता है. सो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ काइटिनेशन, कार्बन कैन फॉर्म लीनियर चेन्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, branch chains of different lengths and sizes, and also rings. Okay, rings of different shapes. Okay, rings of different shapes. Okay, जैसे अगर हम लेंगे साइक्लोप्रोपेन तो इसका ये ट्रायंगुलर हो जाएगा. अगर हम साइक्लोब्यूटेन को देखेंगे तो ये है इसका, ठीक है, 4 मेंबर वाला रिंग बन गया. 5 मेंबर वाला रिंग भी बन सकता है. ओके, 5 मेंबर वाला रिंग. ओके, कार्बन का बॉन्ड 4 होना है. 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर वाला रिंग भी होता है. ओके, 6 मेंबर वाला रिंग. ओके, इनको बोलते हैं साइक्लो अल्केन्स, पढ़ेंगे अल्केन में. ओके, 6 नंबर वाला, 6 मेंबर वाला कार्बन रिंग होगा इस प्रकार से. ओके, तो ना ये सब में भी कार्बन हो सकता है, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन. ओके, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, उसी को बोलते हैं काइटिनेशन. ठीक है, सो कार्बन फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ड्यू टू टेट्रावैलेंसी एंड काइटिनेशन. ओके, ठीक. अब हम लोग इसमें सीखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण कैसे किया जाता है. ओके, नोमेनक्लेचर, इसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर तब 2 प्रकार का नाम यूज करते हैं, दोनों ही नाम जानना है. कॉमन नेम या इसको बोलते हैं ट्रिवियल नेम, सामान्य नाम, और दूसरा होता है आइपैक नेम. आइपैक नेम, ठीक है, कॉमन नेम या इसको लोकल नेम भी बोल सकते हैं. आइपैक नेम मतलब ये नेम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, कि इंटरनेशनल लेवल पर इसको लोग जानते हैं. ठीक है, तो आइपैक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा इनके नाम लिखने के रूल्स और नॉर्म्स अलग हैं, इनका रूल्स अलग है, दोनों का हम लोग सीखेंगे. ठीक है, तो नोमेनक्लेचर 2 प्रकार का होता है, कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम एंड
आईपैक नेम। ठीक, अब हम लोग कॉमन नेम से पहले हम लोग सीखेंगे ओके आईपैक नेम। ठीक है, आईपैक नेम, इसका मैं एक स्केलेटन दे देता हूं आपको। आईपैक नेम में 3 पार्ट होते हैं। ओके, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी कंपाउंड का नाम में तीनों ही पार्ट हो। हम शुरू करते हैं वर्ड रूट से। वर्ड रूट, फिर होता है सफिक्स। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है। प्राइमरी, इसको हम लोग 1 डिग्री लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स और 1 डिग्री सफिक्स। फिर दूसरा होता है सेकेंडरी और 2 डिग्री सफिक्स। थर्ड पार्ट होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, सिंपल अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में वर्ड रूट होता है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स केवल होता है। अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी है तो उसमें वर्ड रूट होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है और सेकेंडरी सफिक्स होता है। अगर उस यौगिक में कार्बन साइड चेन है, मेन कार्बन चेन के अलावे साइड चेन है, तो प्रीफिक्स होता है। या उसमें कुछ ग्रुप्स हैं जिसको स्ट्रिक्ट सेंस में फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता है, जैसे नाइट्रो ग्रुप, सायानो ग्रुप, है ना, अल्काइल ग्रुप, हाइलोजन, ये सब ग्रुप होता है, तो उनको भी प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। ओके, एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। ओके, एक एक करके पढ़ते हैं। तो ये आईपैक नेम में 3 पार्ट होता है, वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ओके, एक एक करके हम पढ़ते हैं। वर्ड रूट। ओके, वर्ड रूट, वर्ड रूट, वर्ड रूट बताता है सिंपल यौगिक के केस में कि उस यौगिक में, उस कंपाउंड में कितने कार्बन है। या कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें साइड चेन सब भी है, ब्रांच्ड चेन है, तो उसमें ये बताता है कि सेलेक्टेड चेन में कितने कार्बन हैं। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं, इट टेल्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द simple organic compounds, simple organic compounds, and in case of complex organic compounds, it tells the number of carbon atoms in the selected chain। ठीक है, selected carbon chain। ठीक है, रूल्स में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पहला ही स्टेप होता है, पहला ही रूल होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप और द सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, तो सेलेक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स के केस में। तो ये बताता है कि सिंपल यौगिक के केस में ये बताता है कि उसमें कितने कार्बन हैं। कॉम्प्लेक्स यौगिक के केस में ये बताता है कि जो सिलेक्टेड कार्बन चेन है, जो मेन कार्बन चेन है, उसमें कितने कार्बन हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि ये केमिस्ट्री की भाषा में कार्बन की संख्या को बताने का ओके गणित है। ठीक है, चलिए हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं। क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड और इन द सेलेक्टेड चेन। ठीक है, वर्ड रूट। ठीक है, तो अगर एक है तो उसके लिए होता है मेथ ना, इसलिए CH4 को मिथेन बोलते हैं, CH3OH को मिथेनॉल बोलते हैं। ओके, मेथ। अगर 2 कार्बन है तो एथ,
3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट। ठीक है, बाट लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं इसको ब्यूट। 5 कार्बन है पेंट। ठीक है, 5 कार्बन है पेंट। वैसा ही अगर 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। ठीक है, कम से कम 10 तक। ओके, इसीलिए 1 कार्बन वाला अल्केन को मीथेन बोलते हैं, 2 कार्बन वाला को इथेन बोलते हैं, 3 कार्बन वाला को प्रोपेन बोलते हैं, 4 वाला को ब्यूटेन बोलते हैं, 5 वाला को पेंटेन बोलते हैं। ओके, तो वर्ड रूट बताता है कि उसमें कितने कार्बन हैं। कॉम्प्लेक्स यौगिक के केस में बताता है कि उसमें सेलेक्टेड चेन में कितने कार्बन हैं। ओके ओके, इस सेलेक्टेड चेन वाला एक जस्ट मैं फील देने के लिए आपको बताता हूँ। जैसे अगर हमारे पास कोई कंपाउंड इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से है, तो आईपैक सिस्टम में इसका नाम होता है 2-मिथाइल, है ना। ये साइड चेन हो गया, ऐसे नंबरिंग करते हैं, ऐसा नंबरिंग करते हैं कि जिसमें साइड चेन है या फंक्शनल ग्रुप है उसको छोटा नंबर दिया जाता है, रूल्स बताऊंगा। और जिसका नंबरिंग नहीं होता है उसको प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। ओके, मिथाइल। तो अब यहाँ पर इस सेलेक्टेड चेन में 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, 2-मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो रूल्स बताऊंगा तब ये और समझ में। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन द सेलेक्टेड चेन से हमारा मतलब यही है, जो मेन चेन होगा उसमें कितने कार्बन है उसका पता हमको वर्ड रूट से चलता है, या उसको दर्शाने के लिए हम वर्ड रूट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला कंपोनेंट, सफिक्स। सफिक्स ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार सफिक्स होता है समथिंग, है ना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में समथिंग को ऐसे लिखता है ST, समथिंग दैट इज एडेड आफ्टर समथिंग। ठीक है, समथिंग दैट इज एडेड आफ्टर समथिंग। ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी में समथिंग को ऐसे लिखा हुआ रहेगा, देख लेना डिक्शनरी खोल के, STH मतलब समथिंग, समथिंग दैट इज एडेड आफ्टर समथिंग। ये सफिक्स होता है, ये ऐड किया जाता है वर्ड रूट के बाद। ठीक है, ओके, तो ये 2 प्रकार का हमने देखा था, प्राइमरी सफिक्स। ओके, प्राइमरी सफिक्स ये बताता है नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, इट टेल्स द नेचर ऑफ carbon carbon bond, it tells the nature of carbon carbon bond. Okay, if there is carbon carbon single bond, primary suffix is al. If there is carbon carbon double bond, primary suffix is ene. If there is carbon carbon triple bond, primary suffix is ine. ठीक है, this is read as ine. इसीलिए हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के हम पढ़ते हैं, अल्केन, अल्क मतलब वर्ड रूट ही होता है, अल्कीन, अल्काइन। ओके, तो प्राइमरी सफिक्स बताता है कि उस कंपाउंड में कार्बन कार्बन बॉन्ड किस प्रकार का है। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाते हैं। ओके, तो सिंपल कंपाउंड में, सिंपल अल्केन अल्कीन अल्काइन का में केवल 2 पार्ट होता है, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। ओके, NB, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैव वर्ड रूट and primary suffix only.
primary suffix only in their names, in their names. सिंपल हाइड्रोकार्बन्स का नाम में सिर्फ वर्ड रूट होता है और प्राइमरी सफिक्स होता है ना, मिथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ओके, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, इस प्रकार से नाम बनता है। ठीक है, तो एक एक करके समझते जाना है। ओके, अब प्राइमरी सफिक्स के बाद होता है सेकेंडरी सफिक्स। क्या है सेकेंडरी सफिक्स? ठीक है, ये जो सेकेंडरी सफिक्स है ये बताता है कि उस यौगिक में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा क्रियात्मक समूह है। ओके, फंक्शनल ग्रुप होता है परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित रहता है और उस यौगिक के अभिलक्षकीय गुणों का निर्धारण करता है। ओके, so functional group is an atom or group of atoms which determines the characteristic properties of that compound. Okay, so secondary suffix tells the functional group, the functional group. Okay, tells the functional group which is present in that organic compound. Now, what is this functional group? I have already told, but we shall write its definition. Okay, let us write it together. Okay, functional group, functional group, functional group. An atom or group of atoms present in the organic compound, present in the organic compound which determines the characteristic properties of that compound, okay, that organic compound is known as functional group. ठीक है, तो जैसे CH3OH, मिथेनॉल, HCOH, मिथेनॉल, HCOOH, मिथेनोइक एसिड। तो यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है ये OH है, यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और इसी ग्रुप के चलते मिथाइल अल्कोहल या मेथेनॉल का प्रॉपर्टी फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनॉल से अलग होता है। तो इसको जो अल्कोहल का गुण प्राप्त है वो इसी OH ग्रुप के कारण होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ओके, अब हम लोग लिस्ट बनाते हैं फंक्शनल ग्रुप का और सेकेंडरी सफिक्स का। ओके, चलिए इसको टेबुलर फॉर्म में अभी सीखते हैं। फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप ऐसे आप बनाएंगे, इधर में उस ग्रुप का है ना नाम, ओके, फिर सेकेंडरी सफिक्स, फिर कुछ एग्जाम्पल, कम से कम एक एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। ओके, तो पहला है OH ग्रुप ना, अल्कोहल। ये है इस प्रकार के कंपाउंड्स जिसमें OH ग्रुप होता है, अल्कोहल कहते हैं। ओके,
ठीक है, अल्कोहल कहते हैं। अल्काइल ग्रुप के साथ एक OH ग्रुप होता है या एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे इथिलीन ग्लाइकोल में 2 OH ग्रुप होता है, ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप होता है। ओके, तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स होता है ओल, OL, ओल। जैसे CH3OH। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन, इसी का प्राइमरी सफिक्स का लेटर ई के बदले में सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं। ठीक है, सो सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स इज एडेड आफ्टर वर्ड रूट, सेकेंडरी सफिक्स इज एडेड आफ्टर प्राइमरी सफिक्स। ओके, तो एक कार्बन है, वर्ड रूट हो जाएगा मेथ, एक ही कार्बन है इसमें तो सिंगल बॉन्ड ही है, मेथेन, ANE होता है। अब उसके जगह में लिख देंगे ओन, तो नाम बन गया मेथेनॉल। ओके, दूसरा है अल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O होगा और C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन में ही कम से कम एक हाइड्रोजन अटैच होगा, तब उसको बोलेंगे अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड के लिए होता है आल, जैसे CH3, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ 2 कार्बन है, वर्ड रूट एथ, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, प्राइमरी सफिक्स एन, फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड, सेकेंडरी सफिक्स आल, इथेनॉल। ओके, तीसरा है, इसको बोलते हैं कीटोन, मतलब कीटोन या कार्बोनाइल। C डबल बॉन्ड O को एक्चुअली कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब में ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ओके, C डबल बॉन्ड O होता है। ओके, कीटोन, तो इसमें एक भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, तो ये कीटोन होगा। तब लगाते हैं ओन ना, 1 लिखते हैं, पढ़ते हैं ओन। ओके, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली इज दिस कंपाउंड CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ओके, तो इसमें 3 कार्बन है, वर्ड रूट प्रोप, सिंगल बॉन्ड, प्राइमरी सफिक्स एन, कार्बन कार्बन बॉन्ड देखना है, कार्बन ऑक्सीजन नहीं। ठीक है, नहीं तो बहुत लोग नहीं सर उसमें तो डबल बॉन्ड है, क्यों इन नहीं लगा बोलने लगो। ओके, प्रोपेन, अब फंक्शनल ग्रुप कीटोन है इसलिए ऑन लगा देंगे, प्रोपेनॉन। ओके, चौथा है COOH। ठीक है, इनको शॉर्टकट में ऐसा भी लिखते हैं CHO, या इसको लिख देंगे CO, ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा, या इसको लिखते हैं COOH। ठीक है, तो ये है इसका बॉन्डिंग, कैसे बॉन्ड रहता है। COOH में C डबल बॉन्ड O होता है, C सिंगल बॉन्ड O होता है, फिर उस O में एक H जुड़ा हुआ होता है। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ लगाते हैं ओइक एसिड। एक्चुअली आईपैक नेम 1 वर्ड होता है, एक शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका आईपैक नेम में भी 2 वर्ड होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। ओके, सिंपल उदाहरण अभी देखते हैं, जैसे कि हमारे पास HCOOH, या ना इसको ऐसा भी लिखता है HCOOH। ठीक, तो एक ही कार्बन है, मेथ, सिंगल बॉन्ड एन, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, तो नाम बन गया मेथेनोइक एसिड। ओके, पांचवा NH2। ओके, या तो इसमें हम